आज का शुरू करते हैं। आज हम लोग का जैसे हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन वाला कर लिया है। आज हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि ट्रेनिंग टेस्टिंग वाली सब चीज़ें, ठीक है। टेस्टिंग डेटा की क्या रिक्वायरमेंट है और फिर उसके बाद उसके आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरा चलना बंद हो गया, टेक्स्ट वाले मोड में ही करते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन नहीं, वैलिडेशन टेस्टिंग ये सब है टॉपिक आज का। तो होता क्या है कि हम लोगों ने जो अभी लास्ट वाला देखा था, तो अगर तुम्हारी तरफ से तो मुझे नहीं आया राहुल कि तुमने वो रन किया है कि नहीं किया है, जो कोड था हमारा, कि मैंने कहा था कि उसको एडा ग्रेड और एडम के ऊपर चला के देखना। तो तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, चीज़ें फिसल नहीं है हाथ से। नहीं सर, वो मैंने चला के देखा था। आपने सर ग्रुप में पूछा था? ग्रुप में नहीं, मैंने ऐसे ही कहा था, तुम्हारी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया कि हाँ ये आई, इतनी एक्यूरेसी आ गई। नहीं, आपका जो कोड था वो मैंने किया था रन गूगल कोलैब पे। ना पता कैसे चलेगा, बात ये है ना, बताओ अभी। खैर, अच्छा सर, उस मैं पर हम भेज लोगों ने दूंगा। देखा था, तो एडम पे हमारे पास अराउंड 96-98% एक्यूरेसी तक आ गई थी, ठीक है। अब इसमें था क्या कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट था, तो ट्रेनिंग डेटा सेट था मेरे पास, वो था 100 पॉइंट्स का, ठीक है, जो हम लोगों ने वो स्पाइरल वाला डेटा सेट जनरेट किया था। हमने इसी के ऊपर ट्रेनिंग कराई, हमने ये ट्रेनिंग डेटा सेट नहीं, हमने इसी के ऊपर ट्रेनिंग कराई। हमने मतलब कि जो न्यूरल नेटवर्क को जो इनपुट दिया वो यही दिया, इनपुट भी यही गया, ठीक है, और इसी के ऊपर हमने एक्यूरेसी निकाल ली, ठीक है। एक्यूरेसी जो हमारी आई थी 97-98%, वो इसी के ऊपर है। अब बात ये है कि यही मेरा डेटा था और इसी के ऊपर मैंने एक्यूरेसी निकाल ली, तो ये ऐसा काम हो गया कि मतलब कि एक एग्जाम में मैंने तुम लोग को क्वेश्चन दिया, और मतलब पढ़ाने के दौरान मैंने जो क्वेश्चन दिए और वही क्वेश्चन मैंने एग्जाम के टाइम पे पूछ लिया, सेम टू सेम, डिट्टो टू डिट्टो, ठीक। तो उससे क्या हुआ, तो उससे मुझे नहीं, मैं ये कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता हूं कि तुम लोगों ने सीखा है, मतलब लर्निंग हुई है, या फिर मेमोराइजेशन हुआ है। मेमोराइजेशन क्या है कि रट लिया, आंसर रट लिए, ये पॉइंट आए, ये क्लास 1 का है, ये पॉइंट आए, ये कैट का है, ये पॉइंट आए, ये डेटा उसका है, ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि एक प्रॉब्लम होती है अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग की। तो न्यूरल नेटवर्क्स जो है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात है कि ये, क्योंकि इनके पास जो पैरामीटर्स होते हैं, जो हमारे पास वेट्स एंड बायसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास वेट्स एंड बायसेस होते हैं, ये इतने ज्यादा होते हैं कि ये किसी भी फंक्शन को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस फंक्शन को रेप्लिकेट करने में जो डेटा दिया गया है, जो इनपुट डेटा है, ये इसको याद भी कर सकते हैं, मतलब कि सीधे वो इनपुट डेटा को याद रट भी सकता है। तो डेटा कैन बी मेमोराइज्ड। तो ये इनकी पावर भी है और यही इनकी वीकनेस भी है कि तुम डेटा दोगे, डेटा के हिसाब से फंक्शन जबरदस्ती निकाल देंगे। अब हो सकता है कि वो फंक्शन अच्छा हो, जो ओरिजिनल फंक्शन है, जिसके करस्पॉन्डिंग वो डेटा है, उससे रिलेटेड है, या फिर हो सकता है कि वो फंक्शन मतलब कि खाली जो डेटा दिया है उसने इसके हिसाब से वो काम कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास अगर ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे तो हमारा न्यूरल नेटवर्क पूरे डेटा सेट को रट सकता है, ठीक है। और अगर कम न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, तो अगर मेरे पास मोर न्यूरॉन्स होंगे, जितने ज्यादा मैं अपने न्यूरॉन्स यूज करूंगा, तो ये रट सकता है डेटा सेट को। बट लेस न्यूरॉन्स होंगे तो ये सीख नहीं सकता है, कैन नॉट लर्न। अच्छा, ये जो लर्निंग प्रोसेस होती है इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है कि आपने जनरल चीजें सीखी हैं, आपने डेटा के पॉइंट के हिसाब से नहीं सीखा है। इसको ऐसे ले लो कि जो मेमोराइजेशन है वो ये है कि अगर सेम इनपुट आया तो मेरा सेम आउटपुट आएगा। जैसे मेरे एग्जाम में स्कूल में कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन किया,
उसमें हमने मतलब कि कहा कि ये एक टावर है, ये टावर एक कितनी लंबी शैडो कास्ट कर रहा है, और तो बताओ कि उस टावर की हाइट कितनी है। ठीक है, तो अगर अब उसमें मान लो कि बोला कि जो शैडो है आपकी वो 25 मीटर की है और जो पेड़ का एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो उससे आप एक वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो ये हुआ मेमोराइजेशन कि हाँ भाई 25 मीटर है, 30 डिग्री का एंगल है, आप कैसे निकालोगे। बट जनरलाइजेशन क्या हुआ कि वैल्यू अब कोई भी आ जाए, आपको प्रोसेस पता है कि कैसे उसका आंसर निकाला जाता है। ठीक है, कि आपको पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, tan थीटा में जो उसकी हाइट होगी वही, मतलब कि जो एंगल होगा, एंगल के कॉस के हिसाब से जो उसकी हाइट होगी वो x cos 30 उसका शैडो की लेंथ हो जाएगी थीटा के हिसाब से, उससे हम लोग टावर की हाइट निकाल सकते हैं। ये है प्रोसेस कि एक क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाता है, जो कि है जनरलाइजेशन। और एक है रटना कि 25 मीटर का टावर है, 25 मीटर की शैडो है, 30 डिग्री का एंगल है, इसका आंसर आ जाएगा 45 मीटर, मतलब मान लो, पक्का नहीं है कि नहीं आएगा, तो वो है रटना। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जनरलाइजेशन करें इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द डेटा। हम लोग डेटा देखकर जो उसके पीछे की प्रोसेस है उसको हम लोग याद करें एज कंपेयर टू उस डेटा को याद करना। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं जनरलाइजेशन करें, तो अगर ज्यादा न्यूरॉन होंगे तो मेरा न्यूरल नेटवर्क बहुत आराम से रट सकता है डेटा सेट को। बट अगर कम न्यूरॉन होंगे तो मेरा न्यूरल नेटवर्क उस प्रोसेस को नहीं फाइंड कर सकता। उसको प्रोसेस को फाइंड करने के लिए मिनिमम कुछ इतने न्यूरॉन चाहिए, जिसका कोई पक्का नंबर नहीं है कि हाँ इतने ही चाहिए, लेकिन हमें चाहिए। हम एकदम छोटे न्यूरल नेटवर्क से, देखो अगर हम लोग ज्यादा न्यूरॉन डालेंगे तो हम लोग ओवरफिट करने लगेंगे, मतलब रटने लगेंगे डेटा सेट को, तो हम लोग ज्यादा न्यूरॉन नहीं चाहते हैं। बट छोटे से हम लोग सीख नहीं सकते हैं, तो हमें बीच का कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये नहीं कि चलो भाई इसमें 25 लेयर लगा दो, 15,000 न्यूरॉन लगा दो, सॉल्व कर लेगा, नहीं, हमें सिखाना है, तो हमें पता है। अच्छा, अभी जो हमारी एक्यूरेसी आई है 97-98% की, ये हमें नहीं पता है कि ये रटने से आई है, ठीक है, या फिर ये सीख कर आई है। क्यों हमें नहीं पता? क्योंकि इसने सीखा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं रियल वर्ल्ड में, हम लोग एक एग्जाम लेते हैं जिसमें सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, बट यहां पर हमने जो पढ़ाया उसी के ऊपर हमने एक्यूरेसी निकाली। ठीक है, तो अच्छा, जो मेमोराइजेशन ऑफ डेटा है इसी को टर्म कहते हैं ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग के ऊपर अभी और बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस यही है कि हमको डेटा से रटना नहीं है, डेटा से जनरलाइज करना है। ठीक है, तो हमें अभी ये नहीं पता है कि हमने जनरलाइज किया है कि हमने ओवरफिट किया है। हम लोगों ने 97% एक्यूरेसी लेकर आए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमाइजर को ट्राई करके। ठीक है, बट हमने कभी ये नहीं देखा कि जो क्वेश्चन या जो डेटा सेट इसने नहीं देखा था उसके ऊपर कितनी एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, जो डेटा सेट इसने नहीं देखा था उसके ऊपर कितनी एक्यूरेसी आ रही है। हम लोगों ने एक्यूरेसी उसी के ऊपर निकाली जो ये पहले से देख चुका है। जो क्वेश्चन ये पहले से रट चुका है या देख चुका है, इसने उसी के ऊपर एक्यूरेसी निकाली, हमने उसके ऊपर नहीं निकाली है जो उसने नहीं देखा है। ठीक है, तो ओवरफिटिंग क्या होती है? ओवरफिटिंग आपका वही मॉडल होता है, अ मॉडल विच मेमोराइजेस डेटा। अच्छा, ठीक है, एंड इट डज वेरी वेल ऑन प्रिडिक्टिंग द डेटा इट हैज ऑलरेडी सीन। जो उसने देख रखा है उसके ऊपर वो पहले से ही, मतलब उसके ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बट वर्क्स ऑन डेटा विच इट हैज नॉट सीन। ठीक है, तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये मॉडल जो है, जो भी हम लोगों ने बनाया है अपना न्यूरल नेटवर्क, क्या ये ओवरफिट कर रहा है ट्रेनिंग डेटा को, हम उसके नंबर पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें जो इसका है कि वर्क्स ऑन डेटा विच इट हैज नॉट सीन, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा दो तरीके से, कि जब हम ट्रेनिंग कराएंगे, ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा सेट होगा जिसके ऊपर मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी निकलेगी, या जो भी एक्यूरेसी या फिर जो भी एरर आएगी वो आएगी। ठीक है, और हम एक
अनसीन डेटा, अनसीन डेटा के ऊपर हम लोग सिर्फ प्रिडिक्शंस करेंगे, ठीक है, ओनली प्रिडिक्शंस करेंगे, और जो इसके ऊपर एक्यूरेसी आएगी वो हमारी एक्चुअल एक्यूरेसी होगी, एक्चुअल एक्यूरेसी ऑन दिस डेटा, ठीक। जो अनसीन डेटा है उसके ऊपर जो एक्यूरेसी आएगी उसी को हम लोग रिपोर्ट करेंगे, और इसी अनसीन डेटा को कहा जाता है टेस्टिंग डेटा सेट, ठीक है। ये मस्ट बी अनसीन टू नेटवर्क, ठीक है। ये मतलब ये डेटा सेट देखा नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग के टाइम पर जाना नहीं चाहिए। तो ट्रेनिंग डेटा का यूज होना चाहिए सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए, और टेस्टिंग डेटा का सेट यूज होना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि वो अनसीन डेटा पर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग करते कैसे हैं, तो ये हम लोग ऐसे करते हैं कि मान लो कि मेरे पास 100 रोज का डेटा सेट है, ठीक है। तो हम लोग इसको जनरली क्या कर लेंगे कि 70 या 80 रोज को हम लोग कराएंगे ट्रेनिंग डेटा सेट में, ठीक है, और 20 रोज को, 30 या 20 रोज को हम लोग कराएंगे टेस्टिंग डेटा सेट। ये जनरली हमारा मशीन लर्निंग का नियम जाता है, ठीक है। अच्छा, ये करते कैसे कि जैसे मेरे पास 100 रोज है, तो हम लोगों को ये स्प्लिट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कर लेते हैं रैंडम सिलेक्शन, कि ठीक है भाई कि रैंडमली तुम 70 जो 70 रोज लोगे वो तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई, और उसके बाद की जो रैंडमली तुम 30 लोगे वो तुम्हारी टेस्टिंग होगी, ठीक है। तो रैंडम सिलेक्शन करते हैं, ये जनरली फाइन अप्रोच रहती है, ठीक है। लेकिन जब टाइम सीरीज डेटा आता है, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जिसमें आपके पास एक कॉलम में टाइम स्टैम्प हो और आपको जो प्रिडिक्शन करना हो वो टाइम के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शेयर मार्केट का प्राइस है, तो हमारे पास शेयर मार्केट 9 बजे से खुलता है, 9:15 से 3:30 तक चलता है, तो हमारे पास हर मिनट का डेटा होता है, 9:15, 9:16, 9:17, 9:18, 9:19, और जो लास्ट डेटा होता है जैसे 9:20 का जो डेटा है वो 9:19 के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 9:20 का डेटा 9:19 से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, ठीक है। या फिर जैसे कि हमारे पास जैसे मान लो किसी स्टोर के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो उस स्टोर का डेटा सेट है, तो मंडे टू फ्राइडे एक सेल हुई, लेकिन सैटरडे संडे को जो बड़े स्टोर्स होते हैं उनमें सेल ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लोगों की छुट्टी होती है, लोग आते हैं, ज्यादा शॉपिंग करते हैं। तो ये टाइम सीरीज डेटा है कि आपके पास मंडे टू संडे एक टाइम आ गया, टाइम सीरीज आ गई है। तो इस केस में हम लोग रैंडमली नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम रैंडमली करेंगे तो हमारे पास एक डेटा मंडे का होगा और जो नेक्स्ट डेटा होगा वो मान लो वेडनेसडे या थर्सडे का है या संडे का आ गया, तो काफी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो टाइम सीरीज डेटा में हम लोग स्प्लिट बेस्ड ऑन टाइम, जैसे मान लो मेरे पास अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जैन से लेकर सितंबर तक का डेटा इसको मैं बना लूंगा ट्रेनिंग, ठीक है, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का डेटा इसको मैं कर लूंगा टेस्टिंग। वैसे ये अप्रोच भी थोड़ी सी गड़बड़ है कि क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारे पास मोस्टली सबसे ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी स्टोर के बारे में बात, जैसे हमारे दशहरा दिवाली होती है, यूएस में क्रिसमस होता है, तो हमें सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। बट एक जनरल अप्रोच है कि आप क्या करोगे कि आप ट्रेनिंग पहले कुछ पार्ट को कर लोगे और उसके बाद टेस्टिंग आप उसके बाद के पार्ट को करोगे, ठीक है। ओके, अच्छा, इसमें दिसंबर का डेटा डोंट वेस्ट स्प्लिट ऑन टाइम, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हमारे साथ ये आई, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हम लोगों ने अपनी जो एक्यूरेसी निकाली थी वो खाली जो ट्रेनिंग डेटा सेट पे उसी पे निकाली थी। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं अभी के लिए, जैसे हम लोगों ने जो कोड है हमारा, वो हमारा कोड स्पाइरल डेटा फंक्शन से डेटा जनरेट करता है, ठीक है, स्पाइरल डेटा फंक्शन से डेटा जनरेट होता है, ठीक है। तो हमें अगर अभी ऐसा डेटा चाहिए जो अनसीन हो, तो उसके लिए हम लोग फिर से इसे जनरेट कर सकते हैं, कैन जनरेट अगेन
एंड टेस्ट ऑन दैट। ठीक है, तो हम वो चीज कर सकते हैं। तो आपका काम क्या है कि आपको स्पाइरल डेटा फंक्शन से 100 रो और जनरेट करनी है और उसकी एक्यूरेसी निकालनी है। इसके ऊपर आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है। आपने जो एक बार ट्रेनिंग करा ली है, आप उसी मॉडल के ऊपर सिंपल एक्यूरेसी निकालोगे और आपको ये एक्यूरेसी ऑफ न्यू डेटा निकाल के देखनी है कितनी आएगी। ठीक है, अच्छा, ये मतलब आपका एक तरह से असाइनमेंट। अच्छा, ये मतलब स्पाइरल डेटा ये सर जो निकालना है हम ये खुद ही जनरेट कर रहे हैं सौर उसका? अभी तक हम लोग की जो नोटबुक है उसमें क्या हो रहा है, डेटा कहाँ से आ रहा है? नहीं, वो एनएफएस वाला से ले सकते हैं ना, मतलब उससे ले, उसी से वही लेके वाला कर रहे हैं। फंक्शन तो है, वही वाला फंक्शन, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, अच्छा, अब ओवरफिटिंग को पहचानते कैसे हैं? ठीक है, ओवरफिटिंग को आप ऐसे पहचानोगे, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन टेस्टिंग एक्यूरेसी। थोड़ा बहुत डिफरेंस सही है, बट अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी ज्यादा होगी, मान लो कि 2%, 3%, 5%, 10% ज्यादा है, तो आपका ओवरफिट कर रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए? बोथ हैव सेम परफॉर्मेंस। आइडियली बोथ शुड हैव सेम परफॉर्मेंस, सेम एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी हम लोगों क्लासिफिकेशन वाले में हो जाएगा, रिग्रेशन की बात करेंगे तो उसमें कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ डेटा सेट शुड हैव सेम परफॉर्मेंस। और ठीक है, बस ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि अगर ज्यादा न्यूरॉन्स ले लेंगे तो ओवरफिटिंग हो जाएगा, और कम न्यूरॉन्स लेंगे तो वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जनरलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ज्यादा न्यूरॉन ले लेंगे तो ओवरफिटिंग, कम न्यूरॉन लेंगे तो अंडर फिटिंग। तो हमारे पास कुछ केसेस आते हैं। तो पहला केस क्या आ गया कि भाई आपने एक मॉडल बनाया और मॉडल इज नॉट लर्निंग एनीथिंग। ठीक है, इस केस में आप क्या ट्राई कर सकते हो? जब कुछ नहीं कर रहा है तो मतलब आपको थोड़ा बड़ा चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है ना, इंक्रीज द मॉडल साइज। ठीक है, अच्छा, अगर एक केस आया कि मॉडल लर्न तो कर रहा है लेकिन ट्रेनिंग एक्यूरेसी ग्रेटर देन है टेस्टिंग एक्यूरेसी की। अच्छा, यहां पर मैं सिर्फ एक्यूरेसी यूज कर रहा हूं, बट रिग्रेशन में ये हो जाएगा एरर कि आपका एमएससी कितना आया है, जो भी हमारे पास होगा। तो अभी तक क्योंकि हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो हम लोग एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी ग्रेटर देन टेस्टिंग एक्यूरेसी। तो हमें क्या करना चाहिए? तो मॉडल हमारा ज्यादा बड़ा हो गया, ओवरफिटिंग कर रहा है, तो मॉडल शुड बी रिड्यूस्ड। और ये शुड नहीं है, कुड है। हम लोग छोटा करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एक और टेक्निक से कि अगर ओवरफिटिंग हो रही है तो हमें रेगुलराइजेशन की टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि एक होती है ड्रॉप आउट। इसमें हम लोग कुछ न्यूरॉन्स को रैंडमली स्विच ऑफ कर देते हैं, ये देखेंगे कैसे करते हैं। और हमारे पास दो रेगुलराइजेशंस होते हैं, L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन। ठीक है, हम लोग उनका यूज कर सकते हैं, ये भी अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं। ठीक है, फिर बाकी और जो होता है देखते हैं। ठीक है, तो ये थी बात ओवरफिटिंग की, और हमें टेस्टिंग डेटा सेट की क्या जरूरत थी, जो हम लोगों ने अपने डेटा सेट को स्प्लिट किया है उसकी क्या जरूरत थी। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम और आती है। जैसे हम लोग चाहते हैं
कि कहीं से भी एक प्रॉब्लम आती है, उसका नाम होता है डेटा लीकेज। डेटा लीकेज क्या होता है? डेटा लीकेज क्या होता है कि मान लो कि हमने स्प्लिट तो किया, स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, और हम लोगों ने कहा है कि जो टेस्टिंग वाला डेटा है वो अनसीन है, उसको हम जब तक हम लोग अपना मॉडल, ठीक है, ओनली यूज टेस्टिंग डेटा सेट व्हेन यू हैव कंप्लीटली ट्रेन्ड योर मॉडल, ठीक है, तभी यूज करो, उसके पहले छूना भी नहीं है, उसको अलग से अलमारी में डाल के बंद कर दो। अब होता क्या है कि हमारे पास मॉडल ट्रेनिंग एक सिंपल नहीं है। मॉडल ट्रेनिंग तो हो गया कि आपने डेटा सेट दिया, न्यूरल नेटवर्क अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास कुछ हाइपर पैरामीटर्स भी तो थे, जैसे एडम वाले केस में हमारे पास लर्निंग रेट है, ठीक है, बीटा 1 है, बीटा 2 है, चलो बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू फिक्स है, बट वो है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लोग जनरली क्या करते हैं, ठीक है, लोग जनरली क्या करेंगे कि उन्होंने मॉडल को ट्रेन किया, कहा कि लर्निंग रेट हो गया मेरा 0.001, ठीक है, और इसके ऊपर मॉडल को ट्रेन किया और मेरी एक्यूरेसी, टेस्ट ट्रेन एक्यूरेसी आई मान लो 90%, ठीक है। फिर उन्होंने मॉडल ट्रेन किया LR इक्वल्स टू 0.001 के साथ, और यहां पर इनकी, अच्छा, ट्रेन एक्यूरेसी आई 90%, टेस्ट एक्यूरेसी आई 88%, ठीक है। इन्होंने यहां पर अब लर्निंग रेट इक्वल टू 0.001 के साथ ट्रेन किया, और यहां पर इनकी ट्रेन एक्यूरेसी आई 92% और टेस्ट एक्यूरेसी आई 91%, ठीक है। और लास्ट केस है मेरे पास कि LR इक्वल्स टू 0.01 के साथ, जितना बड़ा LR होगा नहीं, लेकिन मान लो किया, और ट्रेन एक्यूरेसी आई मेरी 94 और टेस्ट आ गई मेरी 93, ठीक है। अब अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है कि जो टेस्टिंग एक्यूरेसी होगी उसी को हम लोग असली मानेंगे। तो यहाँ पर मेरी टेस्ट एक्यूरेसी 88 आई, यहाँ पर टेस्ट एक्यूरेसी 91 आई, यहाँ पर टेस्ट एक्यूरेसी 93 आई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, अच्छा, यहाँ पर मुझे अपना हाइपर पैरामीटर ट्यून करना था, तो मुझे डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करनी थी कि किस पे बेस्ट आएगी, तो वो मेरे पास आ गई टेस्ट पे 93। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोग सीधे बोल देंगे कि लर्निंग रेट इक्वल टू 0.01 यूज कर लो डायरेक्टली, ठीक है। और हम लोग खुश भी रहेंगे कि हमने ट्रेनिंग एक्यूरेसी अलग निकाली, टेस्टिंग एक्यूरेसी अलग निकाली, और टेस्टिंग एक्यूरेसी मेरी इतनी बढ़िया आई। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है वो हुई है डेटा लीकेज की। डेटा लीकेज की प्रॉब्लम क्या हुई है, हम लोगों ने कहा था कि टेस्ट एक्यूरेसी तब करो जब तुमने अपने मॉडल को कंप्लीटली ट्रेन कर लिया है। यहां पर हमने अपने मॉडल को कंप्लीटली ट्रेन नहीं किया है, यहां पर हम लोग लर्निंग रेट अभी भी ढूंढ रहे हैं। टेस्ट वाली एक्यूरेसी आप, हाँ बताओ। नहीं, लर्निंग रेट आपने कहा ढूंढ रहे हैं, तो हमको ये 0.01 जब बेस्ट मिल गई है, यही लर्निंग रेट लगा के फिर मॉडल ट्रेन करे तो तब भी मिलेगी ये ट्रेनिंग 94 टेस्टिंग नहीं, 93। ट्रेनिंग तो तुमने कर ली ना, अब क्या करोगे, ट्रेनिंग पे तो 94 ले आए ना हम। हाँ, तो फिर यही मेरे लिए, ये लर्निंग रेट ये मेरे लिए सही है 0.01। तुम्हारे लिए सही है, लेकिन अभी तुमने ओवरफिटिंग कर दी है डेटा लीकेज की हेल्प से। यही करो ना, अगर हम ये देखेंगे खाली तो हमने क्या किया, हमारे लिए ये मॉडल सबसे बढ़िया है, लेकिन ये गलत है। उसका रीजन ये है कि जो टेस्टिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए वो तभी करनी चाहिए जब हमने कंप्लीटली ट्रेन कर लिया है मॉडल को। हम लोगों ने लर्निंग रेट को अभी तक ट्यून नहीं किया था, हम लोग अभी ट्यून कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने ट्रेनिंग डेटा सेट पर रन किया, ठीक है, अपना ट्रेन किया, उसके बाद फिर मैंने अपने मॉडल को टेस्ट किया, ठीक है, मॉडल ऑन टेस्ट डेटा सेट, ठीक है। मैंने कहा यार ये अच्छा काम नहीं है, इट्स नॉट गुड, ठीक है। फिर से मैंने ट्रेन किया कुछ और हाइपर पैरामीटर के साथ, और फिर से मैंने मॉडल को टेस्ट डेटा सेट पे पास किया,
फिर मैंने कहा नहीं ये अच्छा नहीं है, कुछ और ट्यून करो, ट्यून समथिंग एल्स। फिर तुमने कुछ और ट्यून किया, फिर तुमने कहा कि मॉडल ऑन टेस्ट डेटा सेट, और तुमने कहा कि अब अच्छा है। ठीक है, यही केस हो रहा है मेरे साथ। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अब तुम जो अच्छा नहीं अच्छा बता रहे हो, ये तुम इसकी एक्यूरेसी के ऊपर बता रहे हो कि टेस्ट पर क्या एक्यूरेसी आई है। ठीक है, और तुम उसे 3 बार टेस्ट कर रहे हो। समझिए सर, समझिए। तो हुआ नहीं, तो हुआ ये कि तुमने पेपर दिया, ठीक है, तुमने पढ़ाई करी साल भर, तुमने पेपर दिया, तुम्हारे नंबर आए 60%। तुमने कहा कि अब मेरे पास फिर से ऑप्शन है, तुमने फिर से पढ़ाई करी और फिर से पेपर दिया, लेकिन इस बार क्वेश्चन पेपर सेम है जो पिछली बार आया था। अब तुम्हारे आ गए 90%। फिर तुमने वापस पढ़ाई करी और तुमने कहा, और फिर से क्वेश्चन पेपर सेम है, तुम्हारे आगे 95%। तुमने कहा अब अच्छा है। तो तुम क्वेश्चन पेपर को बार बार देख रहे हो ना, ये तुम्हारा मतलब सर क्वेश्चन पेपर है। मतलब यहाँ पे यही है कि हम हर बार जब मॉडल मतलब ट्रेन करके टेस्ट कर रहे हैं तो हर बार रिजल्ट अलग हो रहा है, लेकिन हमें एक ऐसा मॉडल ट्रेन करना है जो कोई भी डेटा है 1000 भी है तब भी वही एक्यूरेसी बताए जो उसकी होनी चाहिए अच्छी हजार जितनी। अनसीन, अनसीन हाँ जी, जी। मतलब 1000 का मतलब नहीं है, अनसीन का मतलब है। यहां पर हमने यस सर। डेटा सेट को 3 बार देख लिया। ओके, ठीक ओके। है, तो वही ना, क्वेश्चन पेपर हमारे पास सेम आ रहा है, तो भाई हमारी तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये हो गया डेटा लीकेज, इसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि देखो हमें ट्रेनिंग तो करना ही है, लेकिन हमें फिर अपने लर्निंग रेट बीटा 1 बीटा 2 इन सबको भी ट्यून करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये दिक्कत आई कि हम ऐसा नहीं कर सकते, टेस्टिंग सिर्फ एक बार चलेगी। जब तुम कह दोगे कि ये मेरा मॉडल है, ये मेरी पढ़ाई है, अब काम हो गया, मुझे पेपर दो, एक ही बार पेपर देना होगा, उसके बाद फिर से आप पेपर नहीं दोगे। आपका पेपर फिर हो गया, जो हुआ 10th में हो गया। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन निकाला फिर लोगों ने, इसका सोल्यूशन निकाला कि आप ट्रेन और टेस्ट में जो स्प्लिट कर रहे थे, अब आप 3 जगह करोगे, ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट। ठीक है, अब आप 3 डेटा सेट बनाओगे, ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्टिंग सेट। आप मॉडल ट्रेनिंग कराओगे ट्रेनिंग डेटा सेट पे। ठीक है, आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करोगे वैलिडेशन डेटा सेट पे, और आप फाइनल रिजल्ट दोगे टेस्ट डेटा सेट पे। तो हम लोग अब मॉडल कराएंगे और उसके बाद हाइपर पैरामीटर, जैसे लर्निंग रेट हो गया या कोई और हो गया, उसकी ट्यूनिंग के लिए हम लोग रेगुलराइजेशन में देखेंगे, लैम्डा की वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू के लिए हम लोग एक छोटा सा स्प्लिट और रखेंगे वैलिडेशन डेटा सेट का, हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। जब हम कह देंगे कि हाँ ठीक है, अब मेरी ट्रेन पे 94 आई है, वैलिडेशन पे 93 आई है, फिर आप टेस्टिंग डेटा सेट पे निकालोगे, और जो एक्यूरेसी आएगी आपको वो आप रिपोर्ट करोगे, वो आप बताओगे कि मेरे मॉडल की एक्यूरेसी इतनी है। ये होगा ओरिजिनली फाइनली अनसीन डेटा। टेस्ट डेटा सेट इसीलिए अनसीन होना चाहिए, एकदम ही बिल्कुल भी नहीं देखना है, किसी कीमत पर नहीं देखना है। ये आपको फाइनल का पेपर है, 10th का पेपर है, एक बार दिया फिर सेम पेपर नहीं आना। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो 3 में स्प्लिट किया है मैंने, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन, ट्रेन वैलिडेशन स्प्लिट में। और एक टर्म और आता है, वो होता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, ये एक टर्म आता है। तो ये टर्म ऐसा है कि जब हमारे पास छोटा डेटा सेट हो, जैसे कि मान लो कि मेरे पास 1500 रोज ही हैं। ठीक है, मेरे पास 1500 रोज ही हैं।
अब मेरे पास, मैं इसको ट्रेन, टेस्ट और स्प्लिट में अगर डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? तो मेरे पास अगर मैं मान लेता हूं कि 311 का करता हूं तो 900 रोज आ जाएंगी ट्रेन में, 300 टेस्ट में और 300 स्प्लिट में। ठीक है, तो मेरे पास, अच्छा, डेटा एक तो एक तरह से ऑलमोस्ट आधा हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 40% कम हो गया डेटा मेरा। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरे पास क्योंकि डेटा सेट कम है तो मैं पूरे के पूरे उस पर वो करूं, कि मैं पूरे के पूरे मतलब कि डेटा सेट पे ट्रेनिंग कराऊं। तो इस पे हम लोग करते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ये क्या होता है? इसमें हम लोग अपने डेटा सेट को 5, जैसे के है तो के की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, आइडियली हम लोग 5 या 10 लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, इसकी प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग अपने डेटा सेट को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पेन नहीं है, रुको मैं जरा एक बार वो करता हूँ, एक इमेज लेकर आता हूँ। ठीक है, 164, ठीक है, ये दिख रही है ना? यस सर। तो मेरे पास ट्रेनिंग डेटा था, उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए बी सी डी ई। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 पार्ट पे ट्रेनिंग करेंगे और 1 पार्ट पे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट मतलब इस पे ही वो करेंगे हम लोग। मतलब 4 पार्ट को हम अपना ट्रेनिंग डेटा सेट बनाएंगे, 1 पार्ट को हम लोग अपना वैलिडेशन डेटा सेट बनाएंगे। ठीक है, मतलब इसे हाइपर पैरामीटर की टेस्टिंग करेंगे ई वाले पे। तुम हाइपर पैरामीटर कर लो, तुम चाहे टेस्टिंग कर लो, कोई भी कर लो। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि डेटा सेट हमारे पास छोटा है अभी, तो तुम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मान के चलो। ठीक है, हम लोग एक बार ये करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 4 को लिया, ए बी सी डी ई को, तो हमने शुरुआत के 4 को ट्रेनिंग बना लिया और आखिरी वाले को वैलिडेशन टेस्ट बना लिया। ठीक है, अब हम स्विच करेंगे, अब हम ए बी सी और ई को ट्रेनिंग कराएंगे, ट्रेनिंग डेटा सेट में डालेंगे, और डी को हम लोग वैलिडेट कराएंगे। ओके सर। ठीक है, तो पहला मेरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा ए बी सी डी और ई। ठीक है, ई। दूसरा मेरा बन जाएगा ए बी सी ई और डी। तीसरा बन जाएगा ए बी डी ई और सी। चौथा बन जाएगा ए सी डी ई और बी। और पांचवा बन जाएगा मेरा बी सी डी ई और ए। ठीक है, तो हम इसको रोटेट करते रहेंगे। जो वैलिडेशन वाला पार्ट है, हमने इसको 5 पार्ट में जो डिवाइड किया था, तो वैलिडेशन वाले पार्ट को हम लोग रोटेट करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा मेरे पास, कि जब मेरी ट्रेनिंग होगी तो मेरी सारे पार्ट से ट्रेनिंग होगी। अगर हम यहां देखें तो हम लोगों ने जितने भी पार्ट्स थे, तो ए बी सी डी ई पांचों आ गए हैं मेरे पास, राइट? यस सर। और जो वैलिडेशन कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने 5 डिफरेंट सैंपल्स पे कर लिए हैं। ठीक है, यस सर। तो हम लोगों ने अपने जो छोटे डेटा सेट की प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, कि हम उसको रोटेट कर करके फिर जो हमारा होता है, तो हमारी यहां पर जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी आती है, ठीक है, वो एवरेज आती है ऑल 5 का। ठीक है, वैलिडेशन एक्यूरेसी आती है, वो भी एवरेज आती है ऑल 5 की। मतलब कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप इन 4 की एक्यूरेसी निकालोगे और इसके ऊपर वैलिडेशन एक्यूरेसी निकालोगे, फिर इन 4 की निकालोगे, इसके ऊपर वैलिडेशन निकालोगे। जब आप ट्रेनिंग करोगे तो पांचों का एवरेज कर लोगे, और जब वैलिडेशन करोगे तो पांचों का एवरेज कर लोगे। तो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आप सारे ट्राई कर लोगे। तो ये जनरली 5 फोल्ड और 10 फोल्ड यूज होता है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद जब हमारा ये हो जाएगा, जब मॉडल पूरा ट्रेन हो जाएगा, तो हमने जो अपना टेस्टिंग डेटा सेट अलग से निकाल के रखा हुआ है, राइट, जो हम लोगों ने अलग से थोड़ा कर रखा है, उसको हम लोग फिर निकालेंगे और उसके ऊपर फाइनल एक्यूरेसी निकालेंगे। अच्छा सर, अभी हम लोग ने बात की थी ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग की, जो 3 की बात की थी, तो ट्रेनिंग और वैलिडेशन हमारा इसी में हो गया है और टेस्टिंग की अब बचा है। अब टेस्टिंग वाला बचा है, तो उसके लिए हम लोग डेटा सेट अलग से रखा होगा ना हमने, हाँ हाँ सर, क्योंकि वो अनसीन होना चाहिए। इसी में से मान लो कि मेरे पास 1000 रोज थी, तो मैंने 800 कर ली इसके लिए, ट्रेनिंग और वैलिडेशन के लिए,
और 200 मैंने टेस्टिंग के लिए पहले ही अलग रख दी। ओके सर, ओके, ठीक है। ठीक है, तो हमें टेस्टिंग हमेशा अनसीन चाहिए, टेस्टिंग में हम खेल नहीं कर सकते, वो हम लोग हमेशा अनसीन डेटा सेट पर ही करेंगे। ठीक है, ओके, चलो तो सर अब इसका कुछ चीजें जैसे हो। कि हम लोग, हाँ, जैसे हम टेस्ट डिवाइड 3 डेटा कर ही ले रहे हैं, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग, तो हमें मतलब इसका जरूरत क्या पड़ेगी? 5 फोल्ड डिवाइड करके करना पड़ रहा है। डिवाइड तो वैसे भी हम अगर डेटा सेट कर ही हमारे लेंगे। पास डेटा सेट कम है, जी सर। अगर हमारे पास डेटा सेट का साइज कम है, तो अभी यहाँ मेरे पास 1500 था, ठीक है, 1500 रोज थी मेरी, 600 रोज मेरी टेस्टिंग और स्प्लिट में चली गई, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द डेटा मेरा चला गया। ओके सर, ओके। तो वो डेटा मेरा खो गया ना। मैं चाहता हूँ मेरे पास, क्योंकि छोटा डेटा है, तो मैं सबको ही ट्राई कर लूँ। ठीक है सर, ठीक। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके पास 10 लाख रोज हैं, आप 8 लाख रोज ट्रेडिंग कराओ, 1 लाख टेस्टिंग कराओ, 1 लाख वैलिडेशन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब रोज ही हमारे पास 100 है और अगर हम लोग अपना 50% ऑफ द डेटा लूज कर दे रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं। मतलब फिर चाहते हैं हम लोग कि जो जितना ट्रेनिंग डेटा सेट है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। ओके सर, ओके। ठीक है, अच्छा, अब ट्रेनिंग डेटा सेट पे हम लोग कुछ काम करते हैं। तो वो क्या क्या काम करते हैं, अभी हम लोग पूरे डिटेल में ही जाएंगे, बस एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहली बात है कि हम लोग किसी भी डेटा सेट को डायरेक्टली नहीं यूज करते, हम लोग उसके ऊपर पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग करते हैं। पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने डेटा को -1 से 1 के बीच में ले आते हैं। ठीक है, 0 to 1 भी काम करता है, ठीक है, 0 to 1 भी काम करता है, बट -1 to 1 ज्यादा बेटर काम करता है। ठीक है, ओके सर। हाँ, इसका रीजन भी एक क्या है कि जब आपके पास -1 से 1 के बीच में डेटा सेट है, ठीक है, तो जो आप लोग के मल्टीप्लिकेशन होंगे, हम लोग क्या करते हैं, WX + B तो करते हैं ना। तो जब मल्टीप्लिकेशन होंगे, तो अगर दोनों 1 से बड़े हो गए, x हमारा क्या है, x ही तो हमारा इनपुट है, उसी को हम लोग स्केलिंग कर रहे हैं। अगर दोनों मेरे 1 से बड़े हो गए, तो मल्टीप्लाई होने के बाद उनका जो नंबर आएगा वो 1 से बड़ा आ जाएगा। जैसे 2 × 3 = 6 हो गया। अगर मेरे पास यहीं पर 2 × 0.3 है, तो मेरे पास छोटे नंबर आएंगे। और क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, WX + U, WX + B हर लेयर पर हमारा चलता है, तो हमारे अगर नंबर बढ़ते चले गए, तो यहाँ पर 6 आया, फिर 6 × 13 हुआ, फिर 13 × 100 हुआ, फिर जो उसका रिजल्ट आया वो इंटू कुछ और हुआ, तो हमारे नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो -1 से 1 के बीच में, ये इसको कंट्रोल में भी कर लेता है। ठीक है, और इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी प्रोसेस सिंपल सी होती है कि आप मान लो कि मेरे पास एक रेंज है 0 से 255 की, तो मैं क्या करूंगा, हम पूरे डेटा सेट को डिवाइड कर देंगे 255 से, डिवाइड बाय 255, और तो इससे मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद हम उसे -127.5 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -127.5, और फिर उसको डिवाइड भी कर देंगे 127.5 से, डिवाइड बाई 127.5। इससे फिर मेरी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में आ जाएंगी। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्टिंग द मीन। 0 से 255 का एवरेज क्या होगा, 127.5, तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग द मीन, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेस को मीन सेंटर्ड। हम लोग अपने डेटा सर को इसमें मीन सेंटर्ड बना रहे हैं। इसमें जैसे -1 से 1 के बीच में लाना है, 0 और 1 के, तो हम लोग इसमें नहीं यूज कर सकते स्टैंडर्ड स्केलर और ये सब कर मिनिमम सकते हैं, वही एक्सपोनेंट? करेंगे, वही करेंगे, मैं खाली प्रोसेस बता रहा हूँ, ओके, ओके, वही ओके। करेंगे हम लोग, मैं खाली प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये एक हो जाती है प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस हो जाती है डेटा ऑगमेंटेशन की।
ठीक है, ये मोस्टली हमारा वीडियो और इमेजेस पे काम करता है, जनरली टैबुलर डेटा पर काम नहीं करेगा। डेटा ऑगमेंटेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यू डेटा जनरेट करना। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें कैट्स, ठीक है, डॉग्स और ह्यूमंस हैं, ठीक है, और इसके मान लो कि मेरे पास सबकी खाली 100 इमेजेस हैं, ठीक है, 100 इसकी हैं, 100 इसकी, 100 इसकी हैं। अब ये न्यूरल नेटवर्क के लिए काफी छोटा डेटा सेट है, 300 रोज का डेटा सेट है, 300 इमेजेस का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें नई इमेजेस ऐड कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम लोग इमेज को रोटेट कर दें हॉरिजॉन्टली, रोटेट 90 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास 300 थी, 300 इमेज को मैंने रोटेट कर दिया, मेरे पास 600 हो गई, ठीक है। फिर मैंने ओरिजिनल को रोटेट 180 कर दिया, रोटेट 270 और रोटेट 360। 360 तो मतलब सेम आ गई, ठीक है। इस तरह मेरे पास 600, 900, 1200 इमेजेस हो गई, ठीक है। मेरे पास 300 थी। अब इसमें लोग क्या करते हैं, अब इसमें हॉरिजॉन्टली किया था, अब हम इसको फ्लिप कर देंगे, फ्लिप द इमेज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। इस तरह मेरे पास 1200 की 1200, 2400 और फिर 3600 इमेजेस हो गई, ठीक है। इसके बाद लोग क्या करते हैं, उसमें से क्रॉप कर देते हैं कि कुछ इमेजेस काट के कर देंगे, उसका कुछ हिस्सा काट देंगे, क्रॉप सम पार्ट ऑफ इमेजेस। तो ये क्रॉप्स हमारे एक इमेज में 2 से 3 क्रॉप्स हो सकते हैं, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये मेरी 3600 इंटू 3 क्रॉप्स करके मेरे पास 3 3 9 10,800 इमेजेस होगी, ठीक है। तो ये खाली इसीलिए इमेजेस में काम करता है, जिसमें हम लोग डेटा को चेंज कर करके चीजें कर सकते हैं। लेकिन खाली इमेजेस और वीडियो में, टैबुलर डेटा में काम ये चीज नहीं करता। कैसे काम करेगा? क्या चीज? वीडियो में कैसे काम करेगा ये चीज? वीडियो में थोड़ा रोटेट और फ्लिप कर नहीं, सकते वीडियो में हम लोग फ्लिप कर सकते हैं ना, वीडियो हैं, मतलब आगे से फ्लिप तो कर पीछे। ही सकते हैं। नहीं, मिरर इमेज। अच्छा अच्छा अच्छा। मिरर इमेज कर दो। हम लोग उसमें क्या करते हैं कि हाँ, कुछ बीच में फ्रेम्स एक्स्ट्रा इंसर्ट कर देते हैं कि वीडियो की लेंथ डिफरेंट हो जाए, कुछ फ्रेम्स काट स्ट्रेच देते हैं। स्ट्रेच हो जाती है कुछ। हाँ, मतलब नहीं स्ट्रेच, मतलब कि वीडियो जैसे मेरी वीडियो 1 मिनट की है, तो मैंने उसमें अब 1 मिनट में 24 इंटू 60 फ्रेम्स होंगे, 24 इंटू 60, ठीक है। अब उसमें मैंने बीच बीच में हर फ्रेम और ऐड कर दिए हैं, तो मेरी वीडियो 1 मिनट की 2 मिनट हो गई। मैंने उस वीडियो में से कुछ फ्रेम्स काट दिए और वो मेरी 1 मिनट की 30 सेकंड हो गई। फ्रेम का मतलब क्या होता है सर कि इमेज ऐसा जो वीडियो होता है वो फ्रेम से बना होता है। ऐसा तो करेंगे हमने तो काट, फिर कंफ्यूज नहीं होगा मॉडल? नहीं तो वही तो हम सिखाना चाहते हैं ना, अच्छा अच्छा। कंफ्यूज के वही तो हम सिखाना चाहते हैं कि अगर कुछ गायब हो जाए, कहीं पर कुछ ब्लॉकेज भी आ जाए, तो भी अगर मान लो वीडियो में वो किसी बंदे को ट्रैक कर रहा है, अचानक से किसी का हाथ आ गया कैमरा के सामने और वापस से फिर इमेज आई, तो ओके उसे ट्रैक करना चाहिए कि वही बंदा है जो मेरे पास पीछे में ट्रैक कर रहा था। ओके ओके। और आप लेट हो 50 मिनट। सॉरी सर, वो मेरे को 9 बजे का टाइम याद। अच्छा, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा ऑगमेंटेशन का। इसके बाद एक काम और होता है जिसके बारे में कल थोड़ा सा बात और कोड करेंगे। रेगुलराइजेशन की 2 टेक्निक्स होती हैं, एक होता है L1 रेगुलराइजेशन और एक होता है L2। तो पहले इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन वर्क होता है कि होता क्या है कि ओवरफिटिंग को रोकने के लिए इनका यूज होता है, ठीक है, ओवरफिटिंग को रोकने के लिए। अब ओवरफिटिंग हो कैसे सकती है, ठीक है। ओवरफिटिंग के अभी 2-3 तरीके हम लोगों ने देखा कि ऊपर ओवरफिटिंग को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बट ओवरफिटिंग जो जनरली होती है वो ऐसे होती है कि आपके वेट्स एंड बायसेस जो होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत बड़े हो जाते हैं।
बिकम वेरी बिग। वेट्स एंड बायसेस जो होते हैं ये वेरी बहुत बड़े बन जाते हैं, मतलब करोड़ों में इनकी वैल्यूज चलने लगती हैं। तो अगर मतलब किसी ने देखा होगा पिछला वाला लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन का, तो उसमें भी यही काम होता है कि जो हमारे mx plus c वाली इक्वेशन होती थी उसमें m और c काफी बड़ा हो जाता था सिर्फ उसको फिट करने के लिए, उस डेटा को फिट करने के लिए। तो वेट्स एंड बायसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, तो हमें इसका सोल्यूशन चाहिएगा। तो हम लोग काम एक ही करते हैं कि हम लोग अपना क्या करते हैं, अपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, किसी भी मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क किसी में भी, इसमें हम लोग कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने कॉस्ट फंक्शन को अपडेट कर देते हैं कि कॉस्ट इक्वल टू डेटा कॉस्ट। डेटा कॉस्ट क्या है, जो हमारे पास डेटा सेट से आ रही है, जो डेटा सेट और पैरामीटर से मेरे पास आ रही है, जो WX plus B जो हम लोगों ने जैसे अपना कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाया था वो आती है। ठीक है, तो वो हो गई हमारे पास डेटा कॉस्ट या फिर डेटा लॉस। ठीक है, प्लस हम यहां पर एक पेनाल्टी टर्म यूज करते हैं। पेनाल्टी टर्म क्या होता है, पेनाल्टी टर्म होता है आपका जो हाई होगा अगर पैरामीटर्स जो है मेरे, मतलब वेट्स एंड बायसेस पैरामीटर्स बड़े होंगे तो। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है L1 और एक होता है L2। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला मेरे को दिखा देता हूं तुम्हें। L1 जो होता है उसमें सिंपल ठीक है, उसमें हम लोग सिंपल क्या करते हैं, जो भी वेट्स होते हैं हमारे पास, तो वेट्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो बस सबको ऐड कर देते हैं और एक लैम्डा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लैम्डा भी मेरा हाइपर पैरामीटर हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें ट्यून करनी पड़ेगी। तो अब क्या होगा कि अगर वेट्स मेरे बड़े होते जा रहे हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी बड़ी होंगी, चाहे निगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, तो ये पेनाल्टी टर्म मेरा कॉस्ट फंक्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट मेरा हो जाएगा कॉस्ट इक्वल टू डेटा कॉस्ट प्लस L1। L1 क्या है, मतलब मेरे पास सम ऑफ वेट्स। अब इसे क्या करना है हमें, हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है क्या करता है, कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करता है, तो वो इसको तो करेगा ही करेगा, ये वेट्स और बायसेस को ऐसे चेंज करेगा कि मेरा कॉस्ट मिनिमम आए। बट अब अगर वो वेट्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा ज्यादा, तो उसकी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो अब वो चाहेगा, अब जो मेरे वेट्स एंड बायसेस को वो ऐसे एडजस्ट करेगा कि मेरी डेटा कॉस्ट भी कम हो और मेरा जो सम ऑफ वेट्स है वो भी कम हो, ये भी ना बढ़े। क्योंकि अगर मेरे वेट्स की वैल्यू बहुत बड़ी करने से मेरी डेटा कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन मेरा सम ऑफ वेट्स भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ओवरऑल कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। तो अब वो ऐसे वेट्स एंड बायसेस को चूज करेगा जो कि आपकी डेटा कॉस्ट या डेटा लॉस को भी लेस रखे और उनके वेट्स का इंडिविजुअल वैल्यूज भी छोटी। ये होता है L1 रेगुलराइजेशन, और एक होता है दूसरा L2 रेगुलराइजेशन। वो कुछ नहीं होता है, वो सिंपल हमारा, इसमें हम लोग वेट्स का स्क्वायर लेते हैं इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। इसमें हम लोग वेट्स का स्क्वायर लेते हैं और बाकी फंक्शनैलिटी काम सेम रहता है। ज्यादातर L2 यूज होता है, और अगर L1 यूज होगा तो L2 के साथ यूज होगा। ये क्यों होता है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, L1 L2 के बारे में थोड़ा बहुत, और फिर उसके आगे हम लोग कोड देखेंगे अपना जो भी हम लोगों ने आज किया है L1 L2 रेगुलराइजेशन के साथ। सर लैम्डा 1 से छोटा होता होगा ना? लैम्डा वन क्या है? नहीं, लैम्डा 1 से छोटा होता होगा ना? हाँ हाँ हाँ, लैम्डा 1 से छोटा ही रहता है, लैम्डा की वैल्यू और वैसे सर छोटी ओवरफिटिंग रहती को है। मतलब ऐसे समझ, ओवरफिटिंग मतलब ओवरफ्लो टाइप का हो गया ना कि नहीं जैसे नहीं कोडिंग में होता है कि नहीं, वो मिस कर दिया, हम लोगों तो ने शुरुआत में डिस्कस किया है कि ओवरफिटिंग क्या होता है, तो वो वीडियो देख लेना। अच्छा ठीक है सर, ओके। शुरुआत में 15-20 मिनट वही ज्यादा डिस्कस किया।
आज बहुत ज्यादा हो गया क्या क्लास में? मतलब मिस हो नहीं गया ज्यादा बहुत? नहीं हुआ, ओवरफिटिंग ही मिस हुई है बस, ओवरफिटिंग, वैलिडेशन, डेटा लीकेज, ये सब। सर एक्चुअली मेरे को 9 बजे के टाइम में याद था, फिर अचानक से याद आया, फिर आया क्लास में। ठीक है देख लेना। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सर सर इसमें जैसे कि आपने बताया कि लर्निंग रेट की वैल्यूज कुछ ली थी, और फिर यहाँ पे कुछ जैसे बहुत सारे हाइपर पैरामीटर देखे हम लोगों ने, लैम्डा की भी डिसाइड नहीं है, तो हम लोग के पास ऐसी कुछ हाँ वैल्यूज तो डिसाइडेड है नहीं कि इसकी वजह से मेरी रेटिंग ये आएगी। तो हम लोग को सर हर बार क्या करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यूज मतलब अलग अलग लेनी पड़ेंगी, या मतलब किस अलग तरीके से, अलग क्योंकि लेके हम ट्राई लोग के पास करनी है। पड़ेगी, अच्छा अच्छा। अलग अलग लेके तभी तो हम लोगों ने वो बनाया ना वैलिडेशन डेटा सेट, कि हम लोग ठीक है उसी पे ठीक ट्राई है। कर लें। वो हमें ट्राई करनी पड़ेगी, ओके वो होती है प्रोसेस, होती है ग्रिड सर्च होता है, कैसे करना है तो। ओके सर ओके। हाँ ठीक है फिर, चलो ओके सर, कल गुड नाइट। मिलते हैं। ओके।